नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा। संघवाद का ये द्वितीय वीडियो हम लेकर आए हैं आपके सामने। और इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में संघवाद की क्या स्थिति है। तो विद्यार्थियों, पहले वाले वीडियो में हमने संघवाद का परिचय हमने पढ़ा था। संघवाद के बारे में हमने जाना कि संघवाद क्या होता है और विभिन्न देशों में किस प्रकार की संघवाद की स्थिति है, दोहरी नागरिकता क्या होती है, इकाई नागरिकता क्या होती है, और विभिन्न भारत विविधता वाला देश होने के बावजूद यहाँ पे संघवाद किस प्रकार से स्थापित किया गया और केंद्र और प्रांतों में किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन करके संघवाद को और मजबूती प्रदान की गई है। तो भारत में क्या स्थिति है, किस प्रकार से संघवाद स्थापित हुआ है, इसको हम विस्तृत रूप से अब समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। तो हम देखते हैं कि आजादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन के अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन करने के लिए शक्तियों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच में बांटना आवश्यक होगा। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में भी हमने जाना कि शक्तियां जो हैं, कानून बनाने की शक्तियां, वो प्रांतों में यानी राज्यों में और केंद्र में आपस में विभाजित की जाएंगी। और उन्हें यह भान था मतलब यह भी अनुमान था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं हमारे देश में, और इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता है। और विभिन्न क्षेत्रों और भाषा भाषी लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी भी थी, और इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना भी चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना भी हमारे लिए अपरिहार्य था, मतलब बहुत ही आवश्यक था, जरूरी था। प्रश्न केवल यही था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन की परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर भी चर्चा हुई थी, और जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार देने का भी प्रस्ताव लाया गया था। पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार के गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्यों के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। मतलब राज्यों के लिए अलग अधिकार सिद्धांत हो और केंद्र के लिए अलग अधिकार सिद्धांत हो, जिससे कि पूरा भारतवर्ष जो है एकताबद्ध होकर के और मिल करके आगे बढ़ सके। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था विद्यार्थियों कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। केंद्र राज्यों को सहयोग करे और राज्य केंद्र को सहयोग करे। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान में एकता पर भी बल दिया। जैसे मैंने कहा कि एकताबद्ध होकर के हम कार्य करें। सभी की शक्तियां अलग हैं, सभी की कानून निर्माण की शक्तियां अलग है, सबके अधिकार क्षेत्र अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित हो। मिसाल के तौर पर बच्चों हम देखें तो क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। आप देखना, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंग्लिश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें फेडरेशन शब्द यूज नहीं किया गया है। उसमें जो शब्द यूज किया गया है वो यूनियन शब्द यूज किया गया है। और अमेरिका के संविधान को अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो वहां पर फेडरेशन शब्द यूज किया गया है। इसलिए वहां पे दोहरी नागरिकता है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग, लेकिन भारत में यूनियन शब्द यूज किया गया है। और यूनियन शब्द का यूज करने का जो कारण था वो ये था कि राज्यों का संघ, राज्य मिलकर के केंद्र का सहयोग करें और केंद्र जो है पूरी तरह से राज्यों का सहयोग करें, और इस एकीकृत होकर के हम किसको परिभाषित करें, यूनियन को परिभाषित करें, संगठन को परिभाषित करें। तो इस शब्द का हमने प्रयोग किया। यूनियन का अर्थ भी संघ है और फेडरेशन का अर्थ भी संघ है, लेकिन फेडरेशन एक अलग अर्थ लिए हुए है, लेकिन यूनियन एक एकता की दृष्टि को रखते हुए लिया गया है। हालांकि बच्चों, हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए संघ का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। जैसे देखो, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। पहली सूची में जो बताया गया अनुसूची में उसी के अनुसार ही निर्दिष्ट होंगे। तो यूनियन शब्द का जो इसमें यूज किया गया है वो है राज्यों का संघ। मतलब एक ऐसी व्यवस्था होगी, ऐसी संघात्मक व्यवस्था होगी जो एकताबद्ध होगी, एकीकृत होगी। उसी के आधार पर मतलब केंद्र राज्यों को सहयोग करेगी और राज्य जो है मिलकर के केंद्र को सहयोग करेगी। मतलब ऐसी व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच में जो सहयोगात्मकता को अधिक बढ़ावा देगी।
तो इसी प्रकार से शक्ति विभाजन किया गया। शक्ति विभाजन किसमें? केंद्र के पास और राज्यों के पास जो विषयवार सूची है वो अलग अलग है। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात की गई, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए और जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार भी हम कहते हैं, और दूसरी प्रांतीय इकाई जो राज्यों के लिए राज्य सरकार हम इसे कह सकते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं, मतलब संवैधानिक सरकारें संविधान के अनुसार ही बनाई गई सरकारें हैं और इनके अपने अलग अलग स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। यदि कभी ये विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं और कौन सी राज्यों के पास है, तो इसका निर्णय न्यायपालिका करेगी। वो भी किसके अनुसार करेगी? संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। मतलब संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ही न्यायपालिका व्याख्या करके समझाएगी कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति है और राज्यों के पास कौन सी शक्ति है। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करती है बच्चों कि कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी और कौन कौन सी केवल राज्यों को प्राप्त होंगी। नेक्स्ट जो हम पेज लेंगे उसमें पता चलेगा आपको चार्ट के माध्यम से कि केंद्र के पास कौन सी शक्तियां हैं, राज्यों के पास कौन सी शक्तियां हैं। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है विद्यार्थियों की संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्र के पक्ष में रखी हैं और राज्यों की उत्तरदायित्व बहुत अधिक है, पर आय के साधन कम है। आय के साधन कम है ना। तो केंद्र के पास आय के साधन बहुत अधिक है और सारी शक्तियां जो है आर्थिक और वित्तीय रूप से केंद्र ने अपने पास रखी है, लेकिन राज्य के उत्तरदायित्व को बहुत अधिक नहीं रखा है। इसके अंतर्गत आय के साधन उसके पास कम है। इस कार्टून में देखिए, मुझे लगता है कि प्रदेशों के पास बहुत कम धन रहता होगा, वे अपना काम कैसे चलाते होंगे। यह तो बिल्कुल उन परिवारों जैसा मामला है जहां रुपए पैसे तो पति के हाथ में हो रहते हैं और घर पत्नी को चलाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। केंद्र के पास सारे आय के सारे स्रोत उसके पास होते हैं, आमदनी सारी उसके पास होती है। राज्य के पास कम संसाधन होते हैं, कम आय के स्रोत होते हैं, लेकिन हर वक्त जो है राज्य को केंद्र के समक्ष मुंह ताकना पड़ता है। अब कहाँ पहुंचे, क्या समझे इस एक्टिविटी में? आप देखिए, क्या आप समझते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों का अलग से उल्लेख करना जरूरी है? क्यों? बहुत से राज्य शक्ति विभाजन से असंतुष्ट हैं, तो क्यों रहते हैं? तो ये अभी हम देखते हैं आपको इस प्रश्न के अंतर्गत किस प्रकार से बताया गया शक्तियों का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं। ये देखिए बच्चों, भारत का संविधान ऊपर लिखा गया और भारत के संविधान ने किस प्रकार से संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का निर्माण किया। और संघीय सूची में जो संघीय सूची किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। जैसे प्रतिरक्षा का मामला केंद्र के पास, परमाणु ऊर्जा का, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाकतार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी मुद्रा, इन विषयों पर कौन विचार करेगा? केंद्र सरकार ही जो है, यानी केंद्रीय विधायिका जो है, यानी आप जिसे कहते हैं पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो है लोकसभा कार्य इस पर कानूनों का निर्माण करेगी। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए राज्य सूची में जो विषय है वो कृषि है, पुलिस है, जेलखाना है, स्थानीय शासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन और प्रादेशिक लोक सेवा। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? प्रांतीय विधायिका को, यानी राज्य की विधायिका को अधिकार होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। और संवर्ती सूची की हम बात करें तो इसमें शामिल विषय हैं शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकार। ये जो शक्तियां दी गई हैं, ये जो विषय सूची दी गई है, ये केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। मतलब केंद्र की भी पार्लियामेंट इसमें कानून बना सकती है और राज्य की जो विधानमंडल है वो इस पर कानून बना सकती है। राइट। अब बात आती है अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होती है? इनमें वे सभी मामले आते हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, ना तो संघीय सूची में, ना राज्य सूची में है और ना ही इसमें समवर्ती सूची में है। लेकिन अवशिष्ट शक्तियां, इनके अलावा की जो शक्तियां हैं, इनको हम कह सकते हैं कि समकालीन परिस्थितियों में जो नए विषय आते हैं, वर्तमान समय में जो नए विषय हमारे सामने उपलब्ध विषय या समस्याएं जो हमारे सामने हैं, उनसे संबंधित जो कानून बनाना है वो इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। जैसे साइबर कानून है, इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों अवशिष्ट शक्तियों को इसमें रखा गया। जैसे कि ऊपर आपसे जो एक्टिविटी कराई गई है, क्या आप समझते हैं कि अवशिष्ट शक्तियों को अलग से उल्लेख करना जरूरी है? तो क्यों है? तो आप इसमें बता सकते हैं बहुत से राज्य शक्ति विभाजन से संतुष्ट क्यों रहते हैं,
असंतुष्ट क्यों रहते हैं? बहुत से राज्य जो हैं शक्ति विभाजन से असंतुष्ट क्यों रहते हैं? शायद इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास जो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं, जो विषय है, वो बहुत कम है और बहुत से जो विषय हैं वो ऐसे विषय जो कि राज्यों को मिलने चाहिए, जैसे आय से संबंधित विषय हैं, वो केंद्र सरकार के पास है, तो इस वजह से वो असंतुष्ट रहती है। तो अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, इसमें हम देखते हैं कि सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि हमारा जो संघवाद है वो यूनियन शब्द को लेकर बना हुआ है। राज्य जो है, राज्यों का यूनियन मतलब राज्यों का संघ, जो राज्य जो है वो केंद्र को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो किस प्रकार से आप देखिए सशक्त केंद्र कैसे बना रहता है। बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें केंद्र जो है हमारा सशक्त बना रहता है, मतलब शक्तिशाली बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश जो है संघवाद कहलाता है। या कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न को जो पूछा जाता है, एक तो ऐसे पूछा जा सकता है कि सशक्त केंद्र सरकार की किस प्रकार से स्थापना की जा सकती है या कैसे की गई है, तो उसके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को कि एकात्मक शासन के लक्षण क्या है। तो एकात्मक शासन क्या होता है? जहां पर केंद्र सरकार का ही वर्चस्व होता है या केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, तो इसमें ये बिंदु भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो एकात्मक शासन और सशक्त केंद्रीय सरकार एक ही तरह की का ही भाव इसमें निकल कर आ रहा है, तो दोनों के उत्तर समान ही होंगे इसके अंतर्गत। अमूमन ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि राज्यों का संघ जो यूनियन है वो केंद्र सरकार को ही अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करेगा। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेकानेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हमें एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज्यादा देशी रियासतें भी थी। अब टीटी कृष्णाचार्य को आप इनके वक्तव्य को पढ़ सकते हैं। मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य, चाहे वे एकात्मक रहे हो या संघात्मक, पुलिस राज्यों से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को हो गया है। टीटी कृष्णाचार्य है, संविधान सभा के वाद विवाद में खंड 11 में प्रश्न 955, 956, 25 नवंबर 1949 में इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। और इसी के बाद ही इसने बताया कि 500 से ज्यादा अधिक रियासतें भी थी इसमें, और जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय हो गया या नए प्रांतों के रूप में उनका गठन हो गया। देश की एकता को बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे। मतलब जो भी समाज में सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनका निपटारा कौन करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। और केंद्रीय सरकार कैसी होनी चाहिए? शक्तिशाली होनी चाहिए। ऐसा करने में उसे राज्यों का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी विद्यार्थियों जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत आवश्यक था। और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की भी प्रेरणा दी। तो अब हम देख सकते हैं बच्चों की संवैधानिक प्रावधानों पर यदि हम ध्यान दें तो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना किन किन आधारों पर की गई। तो पहला इसमें हम देखते हैं कि किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के स्थायित्व पर संसद का नियंत्रण रहता है। मतलब कोई राज्य है, उसकी भौगोलिक सीमाओं पर उसका सीमांकन क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनकी सीमाओं को बढ़ाना, घटाना, ये सारा अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास यानी पार्लियामेंट के पास होता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिला सकती है या नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर जरूर देता है, लेकिन कार्य जो है पूर्ण रूप से केंद्र सरकार ही करती है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने
और कुछ आपातकालीन प्रावधान है जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्र व्यवस्था में बदल देता है। जब इमरजेंसी लागू होती है तो इमरजेंसी में सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास आ जाती हैं और इमरजेंसी के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से सारी जो है केंद्र के पास आ जाएंगी, संसद के पास आ जाएंगी और संसद को यह शक्ति भी प्राप्त होती है बच्चों की वह उन विषयों पर कानून बना सकता है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में। जब इमरजेंसी किसी भी राज्य में जब इमरजेंसी लागू होती है तो निश्चित रूप से सारी शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाएगा? पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। सामान्य परिस्थितियां मतलब ये तो इमरजेंसी की बात हो गई, लेकिन हम अगर सामान्य परिस्थितियों की बात करें, शांतिकालीन परिस्थितियों की बात करें, तब भी बहुत सारी शक्तियां ऐसी होती हैं, वित्तीय शक्तियां, जब केंद्र सरकार पर ही अत्यंत प्रभावशाली होती है। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन होते हैं और राज्य अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि राज्य सरकार हमेशा अनुदानों के लिए, वित्तीय सहायता के लिए हमेशा केंद्र का ही मुंह ताकती है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेज आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया था और नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथ से सिमटती चली गई और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। जो योजना आयोग, जिसको अब वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से इसको नीति आयोग के रूप में भी जाना जाता है और उसी के आधार पर सारी समस्याएं, ये सारे संसाधन प्रबंध जो है, निगरानी उसी के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण भी देती है और आर्थिक संसाधनों का ये वितरण असंतुलित माना जाता है। सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया भी अपनाती है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों की राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है और इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त होती है बच्चों की, वे विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है। मतलब राज्य में आपातकालीन व्यवस्था लागू करनी है तो भी वह राष्ट्रपति से निवेदन कर सकता है और विधानमंडल में किसी भी प्रकार का किसी भी विषय पर कानून बनाने की स्वीकृति अगर केंद्र सरकार के अधीन लेनी हो तो वह राष्ट्रपति को विचारार्थ दे सकता है। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों को परीक्षा कर उन पर वीटो पावर भी ला सकती है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती है विद्यार्थियों जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्य की अनुमति लेना आवश्यक होता है। संविधान में साफ साफ भी कहा गया है कि केंद्र सरकार की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि संविधान को निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। जैसे अनुच्छेद 257 है, वो क्या स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य 257 का पहला एक उपबंध है, वो क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। क्या मतलब हुआ इसका कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। मतलब कोई भी राज्य की कार्यपालिका है वो उस शक्ति का उस प्रकार से प्रयोग करेगी जिससे कि संघ को किसी प्रकार की अड़चन ना हो। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। मतलब केंद्र सरकार भी कार्यपालिका शक्ति को उस आधार पर ही विस्तार करेगी जिससे कि राज्य को किसी भी प्रकार का वो निर्देश दे सकती है और सरकार को इस प्रयोजन के लिए वो आवश्यक प्रतीत हो तो वह इसको लागू करने के लिए या उस पर विस्तार करने के लिए उसको किसी प्रकार का निर्देश दे सकती है। इस प्रकार से अनुच्छेद 257 में कहा गया है। अभी देखो कार्टून में क्या बताया गया। अरे लगता तो यह है कि केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियां हैं, क्या राज्य इसकी शिकायत नहीं करते? देखो इसमें यही बताया गया है कि सभी शक्तियां जो है एक तरह से देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास ही होती है।
बहुत सी इमरजेंसीज में भी पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं, लेकिन बहुत सी सामान्य परिस्थितियों में भी अगर हम देखें, शांतिकालीन परिस्थितियों में भी देखें, तो राज्यपाल भी जो है बहुत सारी शक्तियों को केंद्र सरकार के अधीन रख सकता है, केंद्र सरकार की विचारार्थ रख सकता है। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एक और ही है, प्रशासकीय व्यवस्था जिसमें नौकरशाही जिसे हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्थायी कार्यपालिका पढ़ा था, सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए हैं और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है और न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। संविधान के दो अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं बच्चों, जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन यानी मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज भी करार दे सकते हैं। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया और इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। अब देखो ये एक्टिविटी है, कहां पहुंचे क्या समझे। इस दृष्टिकोण के पक्ष में दो तर्क दिए गए हैं। हमारा संविधान एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, तो आप इसमें इसमें तर्क दे सकते हैं कि किन किन आधार पर, जैसे कि सीमाओं का सीमांकन, राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करना हो, घटाना बढ़ाना हो, या राज्यों को का विभाजन करना हो, या दो राज्यों को एकीकृत करना हो, तब भी केंद्र सरकार ही जो है निर्णय लेती है। इमरजेंसीज में राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। शांति काल में राज्यपाल अगर उस राज्य के कुछ विषयों को अगर केंद्र के पक्ष में रख देता है कि केंद्र सरकार ही इस पर कानून बनाएगी, तो राष्ट्रपति के विचारार्थ वो रख देगा। तो राष्ट्रपति आपको पता है वो विवेक जो कार्य वो करता है वो विवेक से करता है, या फिर वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार करता है। तो इन ऐसे मामलों में केंद्र सरकार ही जो है सर्वोच्च बनी रहती है। आप इसमें भी देख सकते हैं, सशस्त्र बल सेना में भी आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है। अब नेक्स्ट आता है, क्या आप मानते हैं कि शक्तिशाली केंद्र राज्यों को कमजोर करता है और शक्तिशाली राज्यों में केंद्र कमजोर होता है? तो दोनों ही बातें हैं। केंद्र जब शक्तिशाली होगा तो क्या राज्य कमजोर होते हैं, या राज्य शक्तिशाली होते हैं तो केंद्र कमजोर होता है? तो इसमें आप अपनी अलग अलग राय जो आपकी है वो उसमें आप बता सकते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों ये हमारा ये समाप्त होता है शक्ति का विभाजन किस प्रकार से दिया गया और किस प्रकार से हमारी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती है, अर्थात एकात्मकता का मतलब एकात्मकता का पुट जो है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होने का अर्थ यह है कि भारत एक यूनियन की बात करता है, एकता की बात करता है, संगठन की बात करता है। इसलिए भारत का जो संविधान है यूनियन के आधार पर एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव किन किन बातों पर होता है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।